नमस्कार। स्वागत है आपका दिशा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं विनायक शर्मा उपस्थित हूं आपके समक्ष कुछ मुख्य खबरों को प्रस्तुत करने के लिए। पहली खबर, अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक इनलैंड वेसल्स बिल 2021 को मंजूरी दी है, जो संसद में पारित होने के बाद अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को प्रतिस्थापित करेगा। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा। विधेयक की विशेषताएं। अंतर्देशीय पोत विधेयक की मुख्य विशेषता विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के बजाय संपूर्ण देश के लिए एक संयुक्त कानून का प्रावधान करना है। प्रस्तावित कानून के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा तथा इसके लिए राज्यों से अलग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विधेयक में एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत पंजीकरण, चालक दल के विवरण दर्ज करने हेतु एक केंद्रीय डेटाबेस का प्रावधान है। सभी गैर यांत्रिक रूप से चालित जहाजों को जिला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकित कराना होगा। यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित ज्वारीय जल सीमा और राष्ट्रीय जल मार्गों को शामिल करने हेतु अंतर्देशीय जल की परिभाषा को व्यापक बनाता है। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों से भी संबंधित है तथा केंद्र सरकार को रसायनों, पदार्थों आदि की सूची को प्रदूषकों के रूप में नामित करने का निर्देश देता है। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों से भी संबंधित है तथा केंद्र सरकार को रसायनों, पदार्थों आदि की सूची को प्रदूषकों के रूप में नामित करने का निर्देश देता है। दूसरी खबर, हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन। हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कपास की अवैध खेती में भारी उछाल देखा गया है, क्योंकि अवैध बीज पैकेटों की बिक्री वर्ष 2020 के 30 लाख से बढ़कर वर्ष 2021 में 75 लाख हो गई है। बीटी कॉटन। बीटी कपास एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जिसे भारत में व्यावसायिक खेती के लिए केंद्र द्वारा अनुमोदित किया गया है। कपास के बॉलवर्म का एक सामान्य कीट का मुकाबला करने हेतु कीटनाशक का उत्पादन करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कपास HTBT कपास संस्करण संशोधन की एक और परत को जोड़ता है, जिससे पौधा हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के लिए प्रतिरोधी बन जाता है, लेकिन नियामकों द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया है। आशंकाओं में ग्लाइफोसेट का कार्सिनोजेनिक प्रभाव होता है, साथ ही परागण के माध्यम से आसपास के पौधों में जड़ी बूटियों के प्रतिरोध का अनियंत्रित प्रसार होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के सुपर वीड बनते हैं। HTBT कपास का उपयोग करने की आवश्यकता। पहला, लागत में कमी। बीटी कपास के लिए कम से कम 2 बार की निराई करने हेतु आवश्यक श्रम की कमी है। HTBT के साथ बिना निराई के केवल 1 राउंड ग्लाइफोसेट छिड़काव की आवश्यकता होती है। यह किसानों के लिए 7,000 से 8,000 रुपये प्रति एकड़ की बचत करता है। दूसरा, वैज्ञानिकों का सहयोग। वैज्ञानिकों में इस फसल के पक्ष में है और दूसरा, वैज्ञानिकों का सहयोग। वैज्ञानिक भी इस फसल के पक्ष में हैं और यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि इससे कैंसर नहीं होता है, लेकिन सरकार ने अभी भी HTBT मंजूरी नहीं दी है। तीसरी खबर, भगोड़ा आर्थिक अपराधी। प्रवर्तन निदेशालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 8,441.50 करोड़ की संपत्ति हस्तांतरित की है। विजय माल्या, नीरव मोदी तथा मेहुल चौकसी द्वारा कथित तौर पर की गई धोखाधड़ी के कारण 22,585.83 करोड़ का नुकसान हुआ है। इन तीनों को धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत मुंबई के विशेष न्यायालय द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी FEO घोषित किया गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम, एंटीगुआ और बरबुडा में प्रत्यर्पण अनुरोध भी दायर किए गए हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। परिचय।
यह उन आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास करता है जिन्होंने आपराधिक मुकदमे का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़ दिया है या अभियोजन का सामना करने के लिए देश लौटने से इनकार कर दिया है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी FEO एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ अनुसूची में दर्ज किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और इस अपराध का मूल्य कम से कम 100 करोड़ रुपए है। अधिनियम में सूचीबद्ध कुछ अपराध हैं: नकली सरकारी स्टाम्प या करेंसी बनाना, चेक अस्वीकृत करना, मनी लॉन्ड्रिंग, क्रेडिटर्स के साथ धोखाधड़ी वाले लेन देन करना। भगोड़े आर्थिक अपराधी की घोषणा। आवेदन पर सुनवाई के बाद एक विशेष अदालत PMLA 2002 के तहत नामित किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर सकती है। विशेष अदालत भारत या विदेश में अपराध की आय से खरीदी गई संपत्तियों, बेनामी संपत्तियों और अन्य संपत्तियों को जब्त कर सकती है। जब्त होने के पश्चात संपत्ति के सभी अधिकार और शीर्षक केंद्र सरकार में निहित होंगे, जो किसी भी भार से मुक्त होंगे, जैसे कि संपत्ति पर कोई शुल्क। जब्त होने के पश्चात संपत्ति के सभी अधिकार और शीर्षक केंद्र सरकार में निहित होंगे, जो किसी भी भार से मुक्त होंगे। केंद्र सरकार इन संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है। एंटोनियो गुटेरेस दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरेस को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के रूप में गुटेरेस के फिर से चुनाव किए जाने पर अपना समर्थन व्यक्त किया था। प्रमुख बिंदु एंटोनियो गुटेरेस के बारे में। गुटेरेस ने 1 जनवरी 2017 को पद की शपथ ली और उनका पहला कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने जा रहा है। गुटेरेस ने जून 2005 से दिसंबर 2015 तक शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया है और वह पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नियुक्ति। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। प्रत्येक महासचिव के पास दूसरे कार्यकाल का विकल्प होता है। इसके लिए उसे सदस्य राज्यों का पर्याप्त समर्थन मिलना आवश्यक है। गुटेरेस का एक संशोधित चयन प्रक्रिया द्वारा चुना गया है, जिसमें महासभा में एक सार्वजनिक अनौपचारिक संवाद सत्र शामिल था। इसमें नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल थे, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करना था। 5वीं खबर, गेहूं और चावल में पोषक तत्वों की कमी। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के तहत विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं ने पाया है कि भारत में चावल और गेहूं की खेती में जस्ता और लोहे के घनत्व में कमी आई है। शोधकर्ताओं ने चावल के बीज 16 किस्में और गेहूं के 18 किस्मों को ICAR की कल्टीवर रिपोजिटरी में बनाए गए जीन बैंक से एकत्र किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा डेयर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान तथा शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन एवं प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकरण सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश भर में फैले 102 ICAR से संबंधित संस्थानों और 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है।
कल्टीवर रिपोजिटरी नोडल संस्थान हैं जो हमारे देश की पुरानी किस्मों को संरक्षित और संग्रहित करते हैं। छठवीं खबर, चिकित्सीय ग्रामीण और माइस पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति चर्चा में क्यों? पर्यटन मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास और माइस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु रोडमैप के साथ 3 मसौदा रणनीतियां तैयार की हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी विश्व यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक 2019 में भारत को 140 देशों में से 34वें स्थान पर रखा गया है। प्रमुख बिंदु, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन MWT। यह स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार यात्रा करने की तेजी से बढ़ रही प्रवृत्ति का वर्णन करता है। इसे मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य एवं कायाकल्प और वैकल्पिक इलाज। अब इसे प्राय मेडिकल वैल्यू ट्रैवल MWT के रूप में जाना जाता है। माइस, बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, उद्योग, सरकार और अकादमिक समुदाय के लिए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाना और सार्थक बातचीत में संलग्न होना है। माइस को मीटिंग इंडस्ट्री या इवेंट इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। 7वीं खबर, एकीकृत विद्युत विकास योजना। हाल ही में विद्युत मंत्रालय की एकीकृत विद्युत विकास योजना इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश के सोलन में 50 kW के सोलर रूफटॉप का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना शहरी वितरण योजना में परिकल्पित सरकार की गो ग्रीन पहल को और पुष्ट करती है। प्रमुख बिंदु, IPDS के संदर्भ में शुरुआत। इसकी शुरुआत दिसंबर 2014 में की गई। नोडल एजेंसी, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इसके लिए नोडल एजेंसी का कार्य कर रहा है। घटक, शहरी क्षेत्रों में सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करना, शहरी क्षेत्रों में वितरण हेतु ट्रांसफार्मरों, फीडरों, उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाना, एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग और वितरण क्षेत्र की सूचना प्रौद्योगिकी में सक्षम करने हेतु योजनाएं। ERP किसी व्यवसाय के महत्वपूर्ण भागों को एकीकृत करने में मदद करती है। राज्यों की अतिरिक्त मांग को शामिल करने के लिए और उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय में प्रदर्शन करने वाले राज्यों हेतु भूमिगत केबलिंग तथा सरकारी भवनों पर स्मार्ट मीटरिंग समाधान तथा नेट मीटरिंग के साथ सौर पैनल भी योजना के तहत अनुमत है। 8वीं खबर, इबोला वायरस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले इबोला वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है। इसकी पहली लहर 2013-2016 के दौरान इबोला के प्रकोप ने 11,300 लोगों की जान ले ली, जिनमें से ज़्यादातर लोग गिनी, सियरा लियोन और लाइबेरिया से थे। WHO ने 2019 में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए 10 खतरे की अपनी सूची में इबोला को भी शामिल किया। इबोला वायरस रोग EBD के बारे में। इबोला वायरस रोग, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप से जाना जाता था, मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर घातक बीमारी है। यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव आबादी में मानव से मानव संचरण करता है। इबोला वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास स्थित गांव में हुई थी, जो कि अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। नौवीं खबर, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल। संस्कृति मंत्रालय MOC और पतन पोत परिवहन ईवा जलमार्ग मंत्रालय MOPSW ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC के विकास में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर गुजरात के लोथल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।
इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इस परिसर को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रदान करने की दृष्टिकोण से भी विकसित किया जाएगा। इस परिसर को लगभग 400 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, लाइट हाउस संग्रहालय। इस परिसर को लगभग 400 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, लाइट हाउस संग्रहालय, विरासत थीम पार्क, संग्रहालय थीम वाले होटल, समुद्री थीम वाले इको रिजॉर्ट्स और समुद्री संस्थान जैसी। इस परिसर को लगभग 400 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, लाइट हाउस संग्रहालय, विरासत थीम पार्क, संग्रहालय थीम वाले होटल, समुद्री थीम वाले इको रिजॉर्ट्स और समुद्री संस्थान जैसी विभिन्न अनूठी संरचनाएं शामिल होंगी। इस परिसर में कई मंडप भी शामिल होंगे, जहां भारत के विभिन्न तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कलाकृतियों और समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इस परिसर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह गुजरात के लोथल शहर में स्थापित किया जा रहा है, जो कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है। 10वीं खबर, विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ संयंत्र आसाम। हाल ही में रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ संयंत्र आसाम में स्थापित किया गया है। रबड़ संयंत्र इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से विकसित अपनी तरह का पहला संयंत्र है, जिसके चलते पूर्वोत्तर क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों में रबड़ के अच्छी तरह से विकसित होने की आशा है। आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ के संदर्भ में आनुवांशिक संशोधन जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रौद्योगिकी में प्रयोगशाला तकनीकों का उपयोग कर प्रजातियों के बीच विशिष्ट लक्षणों के लिए जीन को स्थानांतरित किया जाता है। इस रबड़ में मैंगनीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसएम्प्यूटेज MnSOD जीन को अंतर्वेशित कराया गया है, जिसके चलते यह उत्तर पूर्व में शीत ऋतु में पड़ने वाले कड़ाके की ठंड का मुकाबला करने में सक्षम होगी। MnSOD जीन में पौधों को ठंड और सूखे से गंभीर पर्यावरणीय परिस्थितियों को क्षमता होती है। MnSOD जीन में पौधों को ठंड और सूखे जैसे गंभीर पर्यावरणीय स्थितियों MnSOD जीन में पौधों को ठंड और सूखे जैसे गंभीर पर्यावरणीय स्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने की क्षमता होती है। 11वीं और आज की अंतिम खबर, दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किसी जोखिम में रहने वाले या दिव्यांग बच्चों और शिशुओं को सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स लॉन्च किए हैं। दिव्यांगता एक व्यापक पद है जिसमें असमर्थता, बाधित शारीरिक गतिविधियां और सामाजिक भागीदारी में असमर्थता शामिल है। असमर्थता शारीरिक कार्य करने या संरचना में किसी समस्या से संबंधित हो सकती है। बाधित शारीरिक गतिविधियों का आशय किसी कार्य या क्रिया को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति के समक्ष आने वाली कठिनाइयों से है। सामाजिक भागीदारी में असमर्थता का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में शामिल होने में अनुभव की जाने वाली समस्याओं से है। दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन दिव्यांग व्यक्तियों के व्यापक वर्गीकरण को अपनाता है और पुष्टि करता है कि सभी प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को सभी मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता का लाभ मिलना चाहिए।